अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। आई होप सो आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नॉवल कैसा लग रहा है। नॉवल अभी एंड होने वाला है। ये नॉवल का सीज़न 1 था। सीज़न 2 बहुत ही छोटा सा है, जल्दी एंड हो जाएगा। वो तो खैर वो तो मैं इसके बाद वो ही स्टार्ट कर लूँगी। आप लोगों को बताना है कि नॉवल कैसा लग रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं नॉवल अपलोड कर रही हूँ तो बहुत गैप हो जा रहा है, एक दिन ऐसा बीत जा रहा है। एक्चुअली क्या है, बारिश की वजह से नहीं हो रहा है, नेट बहुत स्लो चलने लगता है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और दूसरी बात है सरप्राइज़ एपिसोड की, तो वो भी इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं कि मैं पढ़ लूँ। मैं बस यही पढ़ रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आगे कभी दे दूँगी सरप्राइज़ एपिसोड भी। आप लोग भी सोचते होंगे, पहले तो बहुत सरप्राइज़ एपिसोड देती थी, अब नहीं देती हूँ। तो रहता है ना, इंसान का एक जैसा वक्त नहीं होता है, थोड़ा कुछ कुछ चेंज होता ही रहता है ज़िंदगी में। सो इसीलिए मुझे भी वक्त नहीं मिल रहा है। बस आप लोग इसी तरह से बने रहे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अपनी राय देते रहे। बस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल ना सुनिएगा। सो अब करते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है मर्ज़ इश्क की दवा तुम हो बाय हुस्न कवल, एपिसोड 9। 2 दिन गुजर चुके थे। इसकी आंखों में थोड़ी गफ़ी थी और थोड़ा गुस्सा। जब शाहनज़ीब करीब आकर बैठता, महानूर उठकर चली जाती, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा था। इसकी गफ़ी जायज़ है, ये जानता था वो। मुझे बात करनी है, शाहनज़ीब ने रास्ता रोकते हुए बोला था। रास्ता छोड़ो, मुझे अपने कमरे में जाना है, महानूर बगैर देखे ही बोलकर दूसरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। शाहनज़ीब ने वहाँ से भी नहीं जाने दिया। वो दोनों बीच लॉन्च में खड़े थे। मुझसे एक बार बात तो करो सही, वो फिर से रास्ता रोकते हुए बोला। क्या बात करूं, बोलो। मजाक बना दिया है तुमने मेरा, सब घर वालों के सामने, ये कहकर वो किचन की तरफ जाने लगी। शाहनज़ीब ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकने के लिए। मानो मेरी बात, वो अभी बोल ही रहा था ज़रा लचक के साथ। नहीं, तुम सुनो, उस दिन तुमने मेरी तारीफ़ क्या कर दी, मैं समझी हमारे दरमियान सब ठीक हो गया। मुझे तो आंखें पढ़ना आता ही नहीं, बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं आंखों को पढ़ने का हुनर के मामले में। मैं समझी जो उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ा वो प्यार था, पर देखो खा गई ना धोखा। ये कहते हुए उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो अपना हाथ मुसलसल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो, मेरी बात तो सुन लो एक बार। पहली बार ज़िंदगी में शाहनज़ीब के लहजे में इल्तिजा थी, क्योंकि वो जानता था बहुत दुख पहुंचाया है इसने महानूर को। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, पहले मेरी बात इत्मीनान से सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो झुंझलाते हुए हाथ छुड़ाने लगी। नहीं सुनना, और क्या सुनूं? अब कुछ रह गया है बाकी? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, चाहूँ ना फिर भी दोस्त नहीं बन सकती। बीवी तुम मुझे मानते नहीं और दोस्त में बनना चाहती नहीं, इसीलिए अब मेरा हाथ छोड़ो। इसने इतनी बेरुखी से बोला कि पूरे घर में आवाज़ गूंजी थी। ज़बरदस्त, बड़े ड्रामे हो रहे हैं यहाँ तो। शमशा बेगम कमरे से निकल आई और ज़ोर ज़ोर से 4-3 तालियां बजाते हुए बोली। इनका लहजा निहायत तंजियाना था। चाची, मानूरी ने देख घबरा गई थी। छोड़ दो शाह इसका हाथ, मैडम के नखरे नहीं मिल रहे। फिर वो महानूर की जानिब मुखातिब होकर, एक तो मेरे बेटे ने तरस खाकर तुमसे शादी की, ऊपर से तुम मेरे बेटे को नखरे दिखा रही हो। शमशा बेगम को जिस मौके की तलाश थी वो इन्हें आज आसानी से मिल गया था। आज दादू भी घर पे नहीं थी और कोई मर्द भी नहीं सिवाय कामरान की। क्या चाहती हो तुम, मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाना? वो गुस्से से महानूर से पूछने लगी। इनकी बात और लहजा देख शाहनज़ीब ने फौरन ही हाथ छोड़ दिया था। अम्मी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वो अपनी माँ को धीमे लहजे में समझाने की कोशिश करने लगा। समझ तो नहीं रहे हो तुम इस लड़की की चालाकियों को, कितनी आसानी से तुम्हें अपने काबू में कर रही है ये, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। शमशा बेगम निहायत जज्बाती होकर बोली। अम्मी, आप ये सब छोड़े, मेरे साथ चलें। ये कहकर वो शमशा बेगम की जानिब बढ़ा। हाँ, छोड़ ही तो दिया है तुम्हें तुम्हारे हाल पर और इस चालबाज लड़की पर, लेकिन माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र करना कैसे छोड़ दूँ? वो रोते हुए कहने लगी। महानूर तो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, इसलिए खामोश खड़ी रही। सब छीन लिया तुमने मुझसे महानूर। मेरी बहन मुझसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके चली गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा जो बचपन से सादिया से मोहब्बत करता था, तुमने और तुम्हारे बाप ने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और कितने आराम से फांस लिया। वाह वाह, कितनी भोली दिखती हो और हो कितनी चालाक तुम। शमशा बेगम महानूर को देखते हुए अपनी भड़ास निकालने लगी। अम्मी, क्या हो गया है, क्यों बात को बढ़ा रही है आप?
शाहनज़ीब इन्हें रोता हुआ देख इनके बिल्कुल करीब आकर इनकी कमर सहलाते हुए कहने लगा, मैं बात बढ़ा रही हूँ, मैं। उन्होंने काफ़ी जताते हुए पूछा, शाह तुम्हें मेरे आंसू नज़र नहीं आ रहे? फिर वो महानूर की जानिब देखते हुए, महानूर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। वो अपने आंसू साफ करते हुए महानूर को देख बोली, अम्मी बस करें, ख्वामखा आप बात को तूल दे रही है। वो थोड़ा झुंझुला कर बोलने लगा, ये लड़की जो तुम्हारे सामने इतनी बेचारी बन रही है ना, ये कितनी तेज़ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और कितनी बेहया। इनका ये कहना था कि महानूर के कान खड़े हो गए थे। बेहया? महानूर ताज्जुब से इन्हें देखते हुए अल्फाज दोहरा रही थी। हाँ बेहया। क्यों तुम्हें फ़ोन नहीं आया करते थे लड़कों के? शाह इसके लिए लड़कों की यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया करते थे। तुम खुद बताओ, जिस लड़की को पढ़ने का ज़रा सा भी शौक़ नहीं था वो कैसे पढ़ने की इतनी शौकीन हो गई? पूरे पूरे दिन पढ़ाई के नाम पर लैपटॉप पर चिपकी रहती थी, यहाँ तक कि घंटों घर से गायब रहती थी। शमशा बेगम ने जब महानूर के किरदार पर उंगली उठाई तो महानूर के तन बदन में आग लग गई। शमशा बेगम इस कदर बुलंद आवाज़ से गोया हुई थी कि घर के बाकी अफराद भी जमा हो गए। रोमैसा, शाहजिया, कामरान, सादिया, अली की अम्मी, भाभी, आसमा सब जमा हो गए थे। खुदा का खौफ करे चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? शाम मेरा यकीन करो, मैं वाकई पढ़ा करती थी लैपटॉप पर, चाहे तो चेक कर लो। और गायब? मैं कब से घर से गायब हुई चाची? मैं सब बड़े चाचू के घर जाया करती थी और आप तो खुद घर पर मौजूद नहीं होती थी। महानूर अब जवाबी कार्रवाई पर उतर आई थी। अपने किरदार पर उंगली उठाते हुए कोई भी पाकीज़ा लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यही हाल महानूर का था। हाँ चाची, महानूर मेरे साथ रहती थी। भाभी महानूर की बात की तायद करते हुए बोली, महानूर तुम ऊपर जाओ। शाहनज़ीब समझ गया था उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो ज़रा सा भी जज्बाती ना हुआ और महानूर को ऊपर भेजने लगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मुझे गाली दे रही है। महानूर नफ़ी करते हुए गुस्से से बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद तुम्हें एक बार फ़ोन दिया था ये कहकर कि तुम्हारी दोस्त का फ़ोन है, वो इसे याददाश्त पर जोर डालने को कह रही थी। आप जुल्म कर रही हैं मुझ पर, मेरे शौहर के सामने मेरे किरदार पर उंगली उठाकर आप मेरा रिश्ता ख़राब करना चाह रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप इसीलिए बोल रहे हैं ये सब। महानूर गुस्से से बोलने लगी, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा रिश्ता? शाह कोई तुम्हारा शौहर नहीं है, इसे सिर्फ तरस खाकर तुमसे शादी की थी। वो भी गुस्से से जवाबी कार्रवाई करने पर उतर आई थी। आप लोग चुप कर जाए, बहुत तमाशा कर लिया। महानूर ऊपर जाओ, समझ नहीं आ रही तुम्हें? शाहनज़ीब महानूर को गुस्से से कहने लगा। वो नहीं चाहता था कि मामला मजीद बिगड़ जाए। मैं नहीं जाऊंगी, पहले इनसे बोलो अपने अल्फाज वापस ले। मैं सच कहती हूँ शाह, मैंने कभी तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। चाची मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। वो रोते हुए अपनी किरदार की सफाई पेश कर रही थी। अब बस करो, हमारे घर में पहले कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। जाओ रोमैसा, शाह ठीक कह रहा है, महानूर को ऊपर ले जाओ। अली की अम्मी रोमैसा से कहने लगी। रोमैसा ने महानूर का हाथ पकड़ा तो महानूर ने फ़ौरन छुड़वा लिया। आपा छोड़े मेरा हाथ। शायद तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं तुमसे क्यों भाग रही थी? चाची की वजह से भाग रही थी मैं। पता है इन 4 सालों में सबसे ज़्यादा जलील मुझे इन्होंने किया। इनके आए दिन मेहमान आते, कभी कोई आ रहा कभी कोई और। इससे बात सिर्फ एक टॉपिक पर होती, महानूर महानूर महानूर। उम्र में बड़ी है, मेरा बेटा इसे छोड़ देगा, वो आते ही तलाक दे देगा। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे आने से पहले ही सादिया की माँ से वादा कर लिया था कि तुम्हारी शादी सादिया से करवाएगी। और जब मैंने सिर्फ इतना कहा कि चाची शाह को आ तो जाने दे, तो उन्होंने तुम्हारा कमरा भी मुझसे छीन लिया। पूछो इनसे, क्या इन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया? रोते हुए महानूर ने इसे 4 साल हाल माजी बयान किया था, जिससे शाहनज़ीब पहले ही वाकिफ़ था। देख ली इसकी गज़ भर की ज़बान। बस यही दिखाना चाहती थी मैं तुम्हें। तुम खुद सोचो, जिसका तुम्हारे सामने ये हाल है वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ की कितनी इज्जत करती होगी। मैंने उससे बेजार होकर ही घर से बाहर जाना शुरू कर दिया था पार्टियों में। शायद ये तुम्हारे रहम के काबिल नहीं, तलाक दो इसे। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली थी। इनका ये कहना था कि सब हक्का बक्का होकर शमशा बेगम को देखने लगे। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना बड़ा फैसला कोई इतने जज्बाती होकर करता है क्या? महानूर, शाह, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। अली की अम्मी अब दोनों को गुस्से से कहने लगी। शाह, तुम मेरे बेटे हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जो लड़की तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं करती तो इसे अपने निकाह में कैसे रख सकते हो? तलाक दो इसे अभी के अभी। वो अब भी शाहनज़ीब पर दबाव डालने लगी। घर में आज तक ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं हुई थी। आसमा, रोमैसा, भाभी, महानूर, सादिया सब के हाथ पांव फूल गए थे। चाची, ये क्या कह रही हैं आप?
रोमैसा हैरान व परेशान के आलम में पूछने लगी। महानूर के अवसान खता हो रहे थे। वो जिंदगी में कभी किसी से नहीं लड़ी थी। इसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही इसे सांप सूंघ गया। बस करो, महानूर तुम्हारी भी बच्ची की तरह है, तुम्हारी और मेरी गोद में खेली है। तुम इसकी ज़िंदगी से कैसे तबाह कर सकती हो? खुदा का खौफ करो कि इस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, पर इस तरह जज्बाती होकर आर पार के फैसले करवाना कहाँ की समझदारी है? वो अब चाची को सुनाते हुए बोली थी, दादू के बाद अगर घर में कोई औरत बड़ी थी तो वो अली की अम्मी थी, और वो अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रही थी। अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी यही करती भाभी? शमशा बेगम ने अली की वालिदा से मुखातिब होकर गुस्से से कहा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करती। मानूर और शाहनज़ीब दोनों ही मेरे बच्चे हैं, मेरी गोद में खेले हैं। मैं मानूर को सिर्फ अपनी बेटी कहती ही नहीं, मानती भी हूँ। अली की अम्मी अपनी मोहब्बत का सच्चा इजहार कर रही थी। रहने दे भाभी, आप अपने कामरान को मानूर पर कुर्बान कर सकती हैं। ये सब कहने की बातें हैं। शमशा बेगम बेरुखी से कहा। इनका लहजा बड़ा सख्त था। कर सकती हूँ, वो ताजुब का इजहार करते हुए। मैं कर चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं हमने कामरान का रिश्ता सादिया के लिए क्यों भेजा? फिर वो निहायत जताते हुए, सिर्फ महानूर की खातिर। इनका ये कहना था कि सादिया हैरत से कामरान को देखने लगी। कामरान ने अपना सीधा हाथ अपने माथे पर मारा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। शाहनज़ीब भी हैरत से सुनने लगा। वो भी इस बात से नावाकिफ रखता था। रोमैसा को ऐसा लगा कि अगर सादिया और शाहनज़ीब और महानूर के बीच से हट जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। और यकीन मानो, मैंने सिर्फ महानूर की खातिर कामरान से खुद कहा है कि सादिया से शादी कर लें ताकि मेरी बच्ची का घर बसा रहे, वरना कामरान को कोई इंटरेस्ट नहीं था सादिया में। उन्होंने गुस्से में कह तो दिया, पर सादिया को हैरत ज़रदा देख इन्हें एहसास हुआ वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। बहुत हो गया ये सारा ड्रामा। शाह, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे कह रही हूँ, तलाक दो इस बदज़बान लड़की को। वो फिर से तोते की तरह तलाक का कलमा पढ़ना शुरू हो गई थी। आपको ये सब करना ज़ेब नहीं देता अम्मी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई आपके मुंह से ये सब सुनकर। मानो मेरी बीवी है और मैं किसी के कहने में आकर तलाक नहीं दूंगा इसे। आप ये सब करके सिर्फ अपनी इज्जत मेरी नज़रों में कम कर रही है। आपका रुतबा बहुत बुलंद है, प्लीज़ इसे कायम रहने दें। और जो आप महानूर को गाली दे रही हैं, प्लीज़ बंद करें। मेरी इज्जत है महानूर। जो गालियाँ आप उसे दे रही है वो मुझे मिल रही है। आप जिस यूनिवर्सिटी के लड़की की बात कर रही हैं, जिसका फ़ोन आता था महानूर के लिए, वो कोई और नहीं, मैं था। आप ये सब क्यों कर रही हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बस कर दे। मैंने सादिया से कभी मोहब्बत नहीं की। मैं सिर्फ आपकी और खाला की मोहब्बत को देख और माशरे में सादिया के खिलाफ होने वाली बातों की वजह से आज तक खामोश था। मैं तरस खाकर महानूर से शादी नहीं की। मैंने शाहनज़ीब आगे बोलता, इससे पहले वलीद घर में दाखिल हुआ था। इसे लगा अगर इसने शाहनज़ीब को ना रोका तो वो सब कुछ बता देगा जज्बाती होकर। शाहनज़ीब, वलीद ने ज़ोर से उसका नाम पुकारा तो शाहनज़ीब बोलते बोलते रुक गया। चलो मानू। शाहनज़ीब पहले तो थोड़ी देर खामोश हो गया ताकि खुद के जज्बात और गुस्से पर काबू पा सके, क्योंकि महानूर के किरदार पर उसकी माँ का उंगली उठाना उसे तीज दिला गया। वो महानूर का हाथ बड़े भरम से अपनी माँ के सामने पकड़ कर कहने लगा, रुको, आज फैसला ही कर दो, तो मैं अपनी माँ अजीज़ है या ये महानूर? उन्होंने महानूर पर हकारत भरी नज़र डालते हुए कहा था, अम्मी आप मेरी माँ हैं और ये मेरी बीवी। आप लोगों के दरमियान मैं कैसे किसी को चुन सकता हूँ? वो बहुत मोहब्बत से अपनी बात समझाने लगा। नहीं, फैसला करो। मैं मर जाऊंगी पर इसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, चाची ने भरम से कहा। अब इन्हें यकीन था कि शाहनज़ीब महानूर को तलाक ज़रूर देगा। आप क्यों मरेगी? मैं मर जाती हूँ, क्योंकि सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। महानूर इनकी बात सुनते ही खौफजदा हो गई। उसे लगा कि आज शमशा बेगम तलाक करा कर ही दम लेगी। इसने शाहनज़ीब से अपना हाथ तेज़ी से छुड़ाया और सामने डाइनिंग टेबल पर रखी छुरी अपने हाथों में उठा ली। शमशा बेगम को देख रोते हुए कहने लगी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जैसे चाहा वो सिर्फ तुम हो शाह। मैं वैसे भी मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे तलाक दी। वो निहायत रंजीदा होकर शाहनज़ीब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। पागल मत बनो, नाइफ छोड़ो महानूर। वो गुस्से से इससे नाइफ लेने के लिए लपका। नहीं, मैं आज खुद को ख़त्म कर लूँगी ताकि चाची को सुकून आ जाए। वो नाइफ छोड़ने के लिए तैयार थी नहीं। शाहनज़ीब के नाइफ छीनने में हाथ ज़ख्मी हो गए थे। इसके हाथों से खून ज़मीन पर टपकने लगा। सब घर वाले महानूर की खुदकुशी की कोशिश पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार शाहनज़ीब कामयाब हुआ। इससे नाइफ छीनने में मुझे मर जाने दो शाह, मैं तुम्हारी बगैर नहीं जी सकती। नाइफ महानूर के हाथ से छीन कर शाहनज़ीब दूर फेंक दी थी और इसे अपने सीने से लगा दिया तो वो रोते हुए इजहार मोहब्बत कर रही थी। बेवकूफ़ लड़की, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? वो इसे अपनी बाहों में
जकड़ कर बड़े प्यार से कहने लगा, शाहनजीब मर सकता है पर महानूर को नहीं छोड़ सकता। शाहनजीब ने अपनी माँ को गुस्से से देखते हुए पूरे घर में ज़ोरदार आवाज़ में ऐलान किया था। महानूर की खुदकुशी कोशिश देख शाहनजीब मारे गम व गुस्से के पागल हो गया था। इसकी आंखों में खून उतर आया था। इसकी आंखों का जुनून आज पहली बार साफ अयां कर रहा था इसका हाले दिल। महानूर फूट फूट कर इसके सीने से लग कर रो रही थी। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है शाह, सिर्फ तुमसे। तुम मुझसे उम्र में छोटे थे, मुझे लगा कि तुम कभी मेरी मोहब्बत नहीं समझोगे। मैंने रोमैसा आपा और आसमा को बताया तो उन्होंने कहा कि खामोश रहो क्योंकि तुम गलत समझोगे। पर मैं सच कहती हूँ शाह, मैंने कभी तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। चाची मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, तुम चाहें। वह अभी बोल ही रही थी कि रोते रोते इसके सीने से लगे कि शाहनजीब इसे अपने सीने से हटाकर इसकी आंखों में झांकते हुए बहुत मोहब्बत से कहता है, बस करो, चुप हो। कोई तुमसे सफाई नहीं मांग रहा तुम्हारे किरदार की, मुझे तुम पर भरोसा है मेरी जान। पर शाम में महानूर बार बार अपने शौहर को अपने किरदार के पाकीज़ा होने की सफाई दे रही थी। शाह, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। रोमैसा आपा परेशान होकर बोली। महानूर के हाथ भी इस छिनम छानी में जख्मी हो गए थे। दोनों ही हाथों पर लगे जख्म से लापरवाह थे क्योंकि शमशा बेगम ने महानूर के किरदार पर उंगली उठाकर दोनों की रूहों को छलनी कर दिया था। जितना महानूर तड़प तड़प कर सीने से लग कर रो रही थी, शाहनजीब उतने ही खून के घूंट पी रहा था। महानूर को ऊपर ले जाओ शाह, मैं मेडिकल बॉक्स लेकर आती हूँ। आसमा ने दोनों के हाथों से खून निकलते देख परेशान होकर कहा। इसे इस बात में सर हिलाया और महानूर का हाथ पकड़कर अपनी माँ के बराबर से गुजर कर उसे आज पहली बार अपने कमरे में ले आया। महानूर के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे बेड पर बिठाया तो आसमा बॉक्स लेकर आई। लाओ, मैं तुम दोनों को कर दूँ? आसमा ने कहा। नहीं, मैं अपनी महानूर को खुद करूँगा, तुम छोड़ दो। शाहनजीब का लहजा निहायत गफ़ी भरा था। आसमा को इसके लहजे से लगा कि वो किसी बात पर नाराज़ है। इससे क्या हुआ? मैंने क्या किया है? मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो शाह? आसमा इसके रवैये पर उलझ कर रह गई थी। क्योंकि तुम और रोमैसा आपा इन सब में बराबर के शरीक हो। जो आज हुआ, मैं गुस्से में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत बोल दूँ, इसलिए प्लीज़ अभी जाओ। इसका लहजा बर्फ़ से ज़्यादा सर्द था। आसमा बॉक्स देकर खामोशी से चली गई। आसमा ने जब रोमैसा और अपना नाम एक साथ सुना तो वो समझ गई कि शाहनजीब के गुस्से का सबब क्या है। तुम आसमा पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? इस बेचारी की इन सब में कोई गलती नहीं है। महानूर जब रोते हुए कहा तो शाहनजीब उसे गुस्से से घूरने लगा। खामोश रहो, तुम पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। इसकी आंखें सुर कंगारों की तरह लाल हो रही थी। वो महानूर के वजूद को तकते हुए बोला, लाओ मुझे दो, पहले मैं तुम्हारी पट्टी करूं। शाहनजीब जब महानूर की पट्टी करने लगा तो इसका खून महानूर की पट्टी पर आ रहा था। तो पहले अपना हाथ रुई से साफ किया तो महानूर इसका हाथ पकड़ कर बोली, छोड़ो, मैं खुद कर लूँगा। शाहनजीब बेरुखी से बोला, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो बेचारगी वाला चेहरा बनाए इसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या तुमने मुझे इस काबिल समझा कि अपने दिल की बात मुझसे शेयर करो, बजाय रोमैसा आपा और आसमा की? शाहनजीब गफ़ी से गोया हुआ। ओह, तो तुम इसलिए नाराज़ हो? महानूर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अच्छा गुस्सा मैं बाद में कर लेना, पहले पट्टी करने दो। महानूर ने इतने प्यार से कहा कि वो मना ना कर सका। शाहनजीब ने महानूर की बात का कोई रिएक्शन ना दिया, मगर फिर भी वो इसकी खामोशी समझ गई। उसका हाथ खुद ही पकड़कर पट्टी करने लगी। सारी मेरे हाथ की पट्टी खूनम खानम कर दी है तुमने। देखो तुम्हारे खून से रंग गई है मेरी पट्टी, अब दोबारा कर देना, ठीक है? महानूर बहुत प्यार से बोल रही थी उसे देखते हुए। कब से प्यार करती हूँ मुझसे? शाहनजीब के सवाल पर महानूर की आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। जब से जाना है कि मोहब्बत का एहसास क्या है, लेकिन मेरी मोहब्बत मेरी टेंशन है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम इस डील पर रहेंगे जैसे पहले थे। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करने की। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम मजबूर हो जाओगे मुझसे मोहब्बत करने पर। वो निहायत रोमांस भरी नज़रों से शाहनजीब को देखते हुए बोली, हाँ, और तुम ये कैसे करोगी? खुदकुशी करके? वो तंजिया बोला। वो तो महानूर शर्मिंदा हो गई थी उसकी बात सुन। वो बोल ही नहीं पा रही थी, इसे अपनी आंखें झुका ली थी। काश तुमने पहले बता दिया होता तो आज सब बहुत अलग हुआ होता। वो निहायत अफसरदगी से कहने लगा, तुम सादिया की वजह से कह रहे हो? महानूर उलझ गई थी। इसकी अफसरदगी देख, इसके लहजे में मौजूद रंज शाहनजीब महसूस कर गया था। नहीं बाबा, तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे बारहा कहा और अब फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी सादिया से मोहब्बत नहीं की। शाहनजीब इसके बालों में हाथ डालते हुए बड़े प्यार से कहने लगा, मुझसे इन बुजुर्ग ने सच कहा था। मैं तड़पता बाद में हूँ, मुझे नवाजा पहले गया है कि इसकी पेशानी से अपनी पेशानी मिलाता है। शाहनजीब आज अपनी खुशकिस्मती पर रश्क कर रहा था। इसे आज अपना महबूब मिल गया था।
आंखें बंद करके बस इसकी नज़दीकी, इसकी मोहब्बत, इसकी सांसों की महक से खुद को अजीब सी बेयकीनी सी कैफियत से निकालने लगा। यकीन करना चाहता था कि वो वाकई इतना खुशकिस्मत है कि महानूर की मोहब्बत उसे मिल गई है, जिसके लिए वो आज तक तड़पता रहा था। शाह, मैं सच कह रही हूँ। महानूर फिर सफाई देने लगी तो शाहनज़ीब मुस्कुरा कर बात काटते हुए, चुप हो जाओ बानो बिल्ली, मुझे बस ये कुछ लम्हे बगैर किसी फिक्र के अपने साथ जीने दो, कि उसे अगले ही लम्हे अपने सीने से लगा लिया था। महानूर इसकी सदा पर उलझ कर रह गई थी। जब प्यासा अचानक से सैराब हो जाए तो जिस खुशी को इस लम्हे वो महसूस करता है, वही खुशी इस लम्हे शाहनज़ीब महसूस कर रहा था। तभी तुमने इस दिन लाइब्रेरी में खुशी से कहा था कि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए तो मैं बता दूं तुम्हें। अब शाहनज़ीब को महानूर की ये बात समझ आई थी। हाँ, महानूर के मुंह से फ़कत इतना ही अदा हो सका, क्योंकि शाहनज़ीब की नज़दीकी, इसका यूं गर्म जोशी से गले लगना इसे सर तपाव हिला कर रख गया था। बस एक इसका जवाब सुनते ही शाहनज़ीब ने मज़ीद कस के उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। सादिया, प्लीज़ एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। कामरान इसका हाथ पकड़कर इल्तिजाई अंदाज में बोला था। प्लीज़ लीव माई हैंड। सादिया ने इतने गुस्से से कहा था कि कामरान ने फ़ौरन हाथ छोड़ दिया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने क्या किया? मुझे ऐसी गिरी हुई लड़की समझे तुम और तुम्हारे घर वाले, जो आते ही एक शादीशुदा मर्द के गले लग जाएगी, चिपक जाएगी उससे। और अगर तुम ऐसा सोचते भी थे तो क्या तुमने नहीं देखा मुझे शाह से दूर होते हुए? फिर क्यों मुझसे दोस्ती का ड्रामा करते रहे? नफरत हो रही है मुझे तुमसे। मुझसे छत पर प्यार भरी बातें करना, मेरा ख्याल रखना, मुझे अपना कमरा देना, ये सब तुम्हारा सो कॉल्ड आइडिया था मुझे शाह से दूर रखने का, है ना? तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे ताकि मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा सकूं। सादिया गुस्से से बोली जा रही थी और वो खामोश खड़ा सुन रहा था। हो गया या कुछ और भड़ास बाकी है? कामरान उसे देखते हुए बेनियाज बनकर पूछने लगा। मैं तुम पर अपनी भड़ास नहीं निकाल रही, मैं सच बोल रही हूँ और तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करो। कामरान मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था, जिसकी वजह से सादिया थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी, इसीलिए उसे टोक कर गुस्से से देखने लगी। याद है एक बार कहा था मैंने, अगर कोई लड़की पसंद आई तो वक्त ज़ाय नहीं करूँगा, इसका हाथ पकड़ कर पूछूंगा इसी वक्त। यह कहने के बाद वो घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया था और बड़ी मोहब्बत से सादिया को शादी के लिए प्रपोज करने लगा, जिसकी उसे ज़रा सी भी उम्मीद ना थी। मुझसे शादी करोगी? कामरान, ड्रामा बंद करो, मैं सब जान चुकी हूँ, इसलिए अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं। सादिया उसकी निगाहों में मोहब्बत का समंदर ठाटे मारते देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन वो सब कुछ नीचे खुद अपने कानों से सुनकर आई थी तो इतनी जल्दी इस पर कैसे यकीन कर लेती। वो बेरुखी से अपना मुंह मोड़ कर कहने लगी, जबकि इसने कामरान की निगाह में जो मोहब्बत अपने लिए देखी थी, इससे पहले कभी किसी के नज़रों में नहीं देखी। मैं कामरान हूँ सादिया, और अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने की ख्वाहिश है तो इसका मतलब है मैं वाकई करना चाहता हूँ। मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सादिया का हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठे ही कह रहा था, ठीक है, तुम संजीदा होकर पूछ रहे हो ना मुझसे शादी के लिए, तो मैं भी तुम्हें साफ लफ्ज़ों में संजीदा होकर ही जवाब दे रही हूँ। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, जाओ कोई और लड़की तलाश करो। ये कहकर झुंझलाते हुए हाथ छुड़ाकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। जाओ, अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है। ये कहकर उसे देखने लगी। तुम मेरा प्रपोजल ठुकरा रही हो? कामरान बहुत रंजीदा होते हुए इस्तफसार करने लगा। हाँ, बल्कि अपने पाँव के नीचे रोंद रही हूँ, बस अब जाओ, वो कहकर इसे आंखों से जाने का इशारा करने लगी। वो खड़ा हुआ और बगैर कुछ कहे रंजीदा चेहरा लिए चला गया, ना उम्मीद होकर। सादिया की बेरुखी ने उसका दिल तोड़ दिया था। सादिया ने इसका प्रपोजल ठुकरा तो दिया था, पर दिल करार नहीं पा रहा था, एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर गया था कामरान उसे। सादिया ने इसके जाते ही दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। महानूर जुनैद जमशेद के साथ सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई तो दरवाजे से आशिर को दाखिल होता देख वह हक्का बक्का रह गई। पापा? जुनैद जमशेद तेज़ी से महानूर का हाथ छोड़कर आशिर के गले लगे थे। आशिर, तुम यहाँ? शाजिया किचन से निकली तो हैरान होकर बोलने लगी, शाह जल्दी नीचे चलो, नीचे आज कयामत का समा है। वो भागती हुई शाहनज़ीब के कमरे में आकर उसे बताने लगी। महानूर निहायत परेशान नजर आ रही थी। क्या हुआ? डैड और अम्मी की लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई है क्या? कल जो घर में हुआ था, इसके बाद घर का माहौल सोगवार था। किसी ने भी सुबह का नाश्ता तक नहीं किया था, क्योंकि कल दादू के आने के बाद घर में अदालत लगी थी, जिसमें चाची और इफ्तिखार साहब की काफ़ी बहस हुई थी। दादू ने भी चाची को ही डांटा था कि इनके जज्बाती फैसला कराने वाले वाक़े की वजह से। क्या? वो फिर से पूछने लगा।
उलझकर। आशिर भाई आए हैं। मानूर का ये कहना था कि शाहनजीब के भी होश उड़ गए थे। क्या? कहाँ है वो? नीचे लाउंज में, जल्दी चलो। वो दोनों तेजी से नीचे आए तो सब पहले ही जमा थे। आशिर, शाहजिया एक साथ खड़े थे, सर झुकाए। लो आ गए लाड साहब, आए, आप ही का इंतजार हो रहा था। इफ्तिकार साहब शाहनजीब को देख तंजिया बोले थे। शहजाद भी वहीं सर झुकाए खड़ा था। महानूर और शाहनजीब भी शहजाद के बराबर में आकर खड़े हो गए। कौन है ये लड़का? इफ्तिकार साहब सबके सामने शहजाद, शाहनजीब, महानूर से सवाल करने लगे, आशिर की तरफ इशारा करके। डैड वो ये, शहजाद लकनत के साथ बोलने लगा। वो मजीद कुछ बोले, शाहनजीब ने हाथ पकड़ लिया था शहजाद का और नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। अच्छा, तो तुम शहजाद को मना कर रहे हो बताने से? इफ्तिकार साहब ने शाहनजीब को इशारा करते हुए देख लिया था। तो अब तुम बताओ कौन है ये? क्यों जुनैद जमशेद इसे पापा पापा कह रहे हैं? इफ्तिकार साहब शाहनजीब के बिल्कुल रूबरू होकर पूछने लगे थे रौबदार आवाज़ में। ये क्या हो रहा है घर में? कोई मुझे भी तो बताए। अली की वालिदा उलझ कर पूछने लगी। ये वो सवाल था जो इस वक्त सब घर वालों के जहन में चल रहा था। मैं बताता हूँ, मैं आशिर हूँ, शाहजिया का शौहर। आशिर ने अपना तारुफ जब खुद कराया तो सब हक्का बक्का थे। हर कोई आशिर को दुनिया के 8वें अजूबी की तरह देख रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? शाहजिया का शौहर फरहान है। तुम कहाँ से आ गए? अली भाई गुस्से से आकर आशिर का कॉलर पकड़ कर कहने लगे। अली भैया कॉलर छोड़े, ये सच बोल रहे हैं, यही मेरे शौहर है आशिर। शाहजिया रोने लगी थी। वो अली से आशिर का कॉलर छुड़वाते हुए बोली, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो तुम? इससे ज़्यादा घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। तुम एक गैर मर्द को अपना शौहर कह रही हो? शमशा बेगम गुस्से से शाहजिया के सामने खड़े होकर उसे बुरा भला कहने लगी। अम्मी, यही मेरे शौहर है। मेरी फरहान से तलाक हो चुकी है, वो भी 4 साल पहले। इसका कहना था। सबको ऐसा लगा कि शाहजिया आपा ने इनके सर पर कोई बम फोड़ा हो। हाँ, सच बोल रही है शाहजिया आपा। आशिर भाई इनके शौहर हैं। ये बात इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं। वो मानूर ने शाहजिया की साइड लेकर बोलना चाहा तो रोमैसा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, चुप रहो तुम इन मामलात में ना बोलो। तुम बच्ची हो, तुम शाहजिया की गवाह क्यों बन रही हो? तुम थोड़ी इसके साथ थी। रोमैसा आपा ने उसे डपटते हुए अंदाज में चुप करा दिया। हाँ मानूर बेटा, तुम चुप रहो। भले ही तुम सब जानती हो, भले ही तुमने ही वकील भेजा था मुकदमा लड़ने के लिए, भले ही तुम इन दोनों भाइयों के साथ मिली हुई थी, पर तुम चुप रहो। इफ्तिकार साहब मानूर के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले तो शहजाद, शाहजिया, शाहनजीब और सादिया के कान खड़े हो गए थे। उन्होंने प्यार ही प्यार में इन पांचों को बता दिया था कि वो सब कुछ जानते हैं। तुम दोनों भाइयों ने अकेली अपनी बहन की बारात चढ़ा ली थी। अली के वालिद गुस्से से पूछ रहे थे। नहीं डैड, नहीं ताया अब्बू, यकीन माने हमें तो खुद आपस से तब पता चला जब इनकी शादी आशिर से हो गई थी। शहजाद ने सफाई पेश की थी। हाँ डैड, हमने आपा की शादी नहीं करवाई, हमने तो सिर्फ मुकदमा लड़ा था जुनैद जमशेद की कस्टडी का। शाहनजीब ने पूरी बात बयान कर दी। ओह अच्छा, तो दोनों लाड़ साहबों के मुंह में ज़बान थी मौजूद। इफ्तिकार सब तंजिया बोले थे। डैड, इन दोनों की बल्कि तीनों की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इन्हें मना किया था। मुझे इतनी मुश्किल से आप लोगों के दिलों में वापस जगह मिली थी, उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं डरती थी कि कहीं आप सब कुछ जानने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल न कर दें, और साथ साथ मुझे इस खानदान की बदनामी का भी खौफ खाए जाता था। शाजिया रोते हुए अपने बाप का हाथ पकड़ कर बोली थी, मेरी बच्ची, मेरी लगते जिगर, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा? क्या सिर्फ तुम्हारी ज़िद पर तुम्हारी शादी उस फरहान जैसे घटिया इंसान से नहीं करवाई थी? मुझे तो पहले ही पता था कि अंजाम यही होना है, पर मुझे ये नहीं पता था मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर हो जाएगी। जो अपनी हर छोटी बड़ी तकलीफ़ अपने डैड से शेयर करती थी, वो इतना बदल जाएगी कि इसका शौहर उसे मारेगा। वो बर्दाश्त करेगी पर मुझे नहीं बताएगी। वो इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल देगा तो वो बजाय अपने बाप के घराने की मारे मारे फिरेगी। बेटा, मैं इतना सख्त दिल लगता था तुम तीनों को, जो किसी एक ने भी मुझे बताना ज़रूरी ना समझा। बोलो। वो शाहजिया के गाल पर प्यार से सहलाते हुए निहायत जज्बाती होकर पूछने लगे। नहीं डैड, मैं तो ये सिर्फ ये सोच कर बर्दाश्त कर रही थी कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मेरी तलाक हो गई है। मैं पहले ही खानदान की बहुत बदनामी करा चुकी थी। आपके, ताए अब्बू के, बड़े अब्बू सबके मना करने के और समझाने के बावजूद इस फरहान से शादी खुद की थी मैंने। इसीलिए उसका हर जुल्म ये सोच कर बर्दाश्त कर लेती थी, ये मेरे बड़ों का कहना ना मानने की सज़ा है। ये कहकर शाजिया बुरी तरह रोने लगी थी। घर की सारी ख्वातीन की आंखें नम हो गई थी उनकी बात सुनकर। मेरी बच्ची, बस करो, बहुत रोली तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, कहकर इफ्तिकार साहब ने शाजिया को गले लगा लिया था।
पर इस फरहान ने तुम्हें तलाक क्यों दी? शमशा बेगम गम व परेशानी के आलम में पूछने लगी थी। मैं बताती हूँ, दादू सोफे से खड़े होते हुए बोली थी। जिस बात पर तुम इस बच्ची को तलाक दिलवा रही हो, वो महानूर के सर पर हाथ रखकर बोली। नहीं समझी? शमशा बेगम उलझी निगाहों से दादू को देखने लगी। उम्र में बड़े होने की वजह से फरहान को जब से पता चला कि शाजिया उससे उम्र में बड़ी है, वो पागल हो गया और इसी बात पर उसने एक दिन शाजिया को तलाक दे दी। दादू ने कहा तो इफ्तिकार साहब और अली के अब्बू दोनों हैरान हुए। आपको सब पता था? इफ्तिकार साहब हैरत से पूछने लगे। हाँ, मेरे बच्चों ने मुझे सब बता दिया था। शाह कोई सिंगर बनने नहीं जाना चाहता था, उसे जुनैद जमशेद की कस्टडी का मुकदमा लड़ने जाना था और इसीलिए मैंने मलिक को मशवरा दिया था कि वो शाह को इसकी ज़िद पर घर से बाहर निकाल दे ताकि वो आराम से वहाँ जाकर मुकदमा लड़ सके और किसी को कानो कान खबर ना हो। इस बच्ची के बेहोश हो जाने की वजह से शाह को नहीं निकाला गया था, बल्कि मेरे कहने पर निकाला गया था। ये बच्ची बेकसूर थी, जिसे तुम हर वक्त कोसती रहती थी मेरे सामने, और ये बेचारी चुपचाप सुनती रहती थी। बल्कि इसके पैसों की वजह से आज जुनैद जमशेद शाजिया के पास है। इस लड़की ने सबसे छुप कर वकील भेजा ताकि तुम्हारी बेटी शाजिया की गोद ना उजड़े, ताकि शाजिया के बच्चे उसके पास रहें, और एक तुम हो जो इस बच्चे का घर तबाह करने में लगी हो। दादू ने शमशा बेगम को देखते हुए सारी हकीकत बयान की तो वो नदामत में मुब्तला हो गई। अम्मी, महानूर बहुत अच्छी है, इसे कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। क्या आप चाहती हैं जिस वजह से फरहान ने आपा का ये हाल किया, इसी वजह से मैं महानूर को छोड़ दूं? क्या फरहान जो आपा को उम्र में बड़ा होने पर मारता था वो ठीक था? क्या फरहान ने जो आपा को तलाक दी उम्र में बड़े होने की सबब आपकी नज़र में वो ठीक अमल था? पता है, वो हमेशा एक ही बात कहता था कि बड़ी उम्र की लड़की से मोहब्बत नहीं की जा सकती, और बीवी बनाकर तो हरगिज़ नहीं। मैंने बड़े भरम से कहा था कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती। अब आप बोले, हम दोनों में से कौन सही है? शाह नजीब अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए सवाल करने लगा। आपकी खामोशी इस बात का जवाब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल दुरुस्त राह पर हूँ। इसे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर बोला तो वो भी रोने लगी। वहाँ से रोते हुए अपने कमरे की जानिब तेज़ी से चली गई। तुम तो सिंगर बनने नहीं गए थे? आसमा शाहनजीब से बहुत खफा थी शुरू में, पर आज उसे पता चला था सच्चाई के बारे में तो खुद उसके पास आकर पूछने लगी। नहीं, मैं मुकदमा लड़ने गया था, शाहनजीब ने जवाब दिया तो आसमा उसके गले लग गई। मुझे माफ़ कर दो शाह, मैंने तुम्हें खुद कर समझा। वो रोते हुए बोली, तुम वाकई सिर्फ उम्र में छोटे हो शाह, अक्ल और शऊर के मामले में तो हम सब के बाप हो। कामरान ये कहकर उसके गले लग गया था आसमा के हटते ही। अगर गले मिलना और तारीफ़ें हो गई हो तो क्या मैं इस उल्लू के पट्टे से बात कर सकता हूँ? इफ्तिकार साहब शाहनजीब को घूरते हुए बोले। डैड, वो शाहनजीब आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता हुआ इनके पास आया था और बड़ी मुश्किल से दो ही लफ्ज़ अदा कर सका। तुम भी इधर आओ शहजाद। वो शहजाद को भी घूरते हुए बोले। वो भी चलता हुआ आया था। उन्होंने शहजाद शाजिया को सीने से हटाया और अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़े हो गए। तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? क्या सोच कर इतने बड़े फैसले करते रहे? बोलो, चुप क्यों हो अब? इफ्तिकार साहब डांट रहे थे तो शहजाद ने इनकी डांट पर नहीं, इनकी आंखों की नमी पर तवज्जो दी, जिसे देखते ही वो इनके गले लग गया। शाहनजीब ने जब शहजाद को गले लगते देखा तो वो भी अपने भाई की तरह अपने डैड से चिपक गया। सॉरी डैड, गलती हो गई हमसे। शहजाद ने दोनों की तरफ से माफ़ी मांगी थी। हटो तुम दोनों, हर बार एक ही तरीके से मना लेते हो। ये कहकर इन्हें हटाने लगे। इफ्तिकार साहब की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। आप हमारे दामाद हैं आशिर मियाँ, और इसीलिए हमने आपको बुलाया था। आपको वो इज़्ज़त और मर्तबा ज़रूर मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अली की वालिद आशिर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। शाजिया अपनी माँ को समझा ले आई थी। मानूर मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। शमशा बेगम ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो मानूर ने उनके हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रही हैं चाची जान? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मैं बल्कि आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने कल आपसे बहुत बदतमीज़ी की थी। वो रोते हुए उल्टा माफ़ी मांगने लगी। ओहो, माफ़ी मांगना बंद करें और एक दूसरे के गले मिले। शाजिया ने अपनी माँ से मुस्कुराते हुए कहा तो उन्होंने इस बार आगे बढ़कर मानूर को गले लगा लिया। आज से मैं वाकई तुम्हारी माँ बन कर दिखाऊंगी, और ये जो मेरा बेटा है ना, ये भी तेरा है, क्योंकि वो ठीक कह रहा है, मोहब्बत उम्र से नहीं हुआ करती। मानूर, मुझे समझ नहीं आ रही, तुमसे माफ़ी मांगूं या शुक्र अदा करूं तुम्हारा? वो बड़े प्यार से मानूर के गाल पर हाथ से सहलाते हुए कहने लगी। चाची जान, आपको दोनों की ज़रूरत नहीं। आपने इतने सालों बाद मुझे अपनी बेटी समझा, मेरे लिए यही बहुत है। यह कहकर मानूर रोने लगी थी, पर इस बार आंसू खुशी के थे। शाह इधर आओ, उन्होंने खुद अपने बेटे को बुलाया था। ये तुम्हारी अमानत, आज से ये तुम्हारा है।
शमशा बेगम ने शाहनजीब का हाथ महानूर के हाथ में पकड़ाते हुए कहा था। शाहनजीब ने महानूर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। बाकी सब बहुत खुश थे ये देखकर। शाहनजीब मोहब्बत भरी निगाह से महानूर को देखने लगा। शहजाद की मायू बड़ी ही धूमधाम से घर के गार्डन में हुई। सादिया की मां ने उसे कामरान के मुतालिक हर बात बता दी, जिसके बाद कामरान के लिए सादिया के दिल में थोड़ी सी जगह बन गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो शाहनजीब ने फ़ौरन अपनी बीच वाली अलमारी बंद कर दी। मैं तुम्हारे वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? मेरे वॉशरूम का शॉवर ख़राब हो गया है, शहजाद ने कहा तो शाहनजीब इस बात में सर हिलाने लगा। शहजाद के वॉशरूम में जाते ही शाहनजीब ने दोबारा अलमारी खोली। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितना प्यार करता हूं तुमसे। वो महानूर की तस्वीर को देखते हुए उदास होकर शिकवा कर रहा था। शाह, पानी क्यों नहीं आ रहा? शहजाद ने वॉशरूम से आवाज़ लगाई थी। क्या पानी नहीं आ रहा? वो ताज्जुब से, लगता है पानी ख़त्म हो गया है, मैं देखता हूँ, कहकर अलमारी बंद करने लगा। जल्दी जाओ, मेरी आंखों पर साबुन लगा हुआ है। शहजाद की आवाज़ फिर से आई थी। जी भाई, जा रहा हूँ। यह कहकर वो जल्दबाजी में अलमारी लॉक किए बगैर ही चला गया। महानूर, जाओ शाह की अलमारी से वो साड़ी ले आओ। शमशा बेगम सोफे पर गिरते हुए बोली। साड़ी? शाह की अलमारी से? महानूर उलझ कर पूछने लगी। हाँ, वो मैंने रख दी थी सुबह। मैंने इसे कहा था कि वो साड़ी के कॉर्नर पर कढ़ाई करवा दे तो इसने कहा मैं शाम तक करवा दूंगा। अब मैं सोच रही हूँ जब मैं मार्केट जा ही रही हूँ तो खुद ही करा लूँ, उन्होंने कहा तो महानूर अस्पात में सर हिलाकर शाहनजीब के कमरे में चली गई। उसे साड़ी निकाली और बंद करके जाने लगी। फिर अचानक उसकी नज़र बीच वाली अलमारी के दरवाजे पर पड़ी जो जिंदगी में पहली बार खुला हुआ था। महानूर ने कोने वाली अलमारी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया था कि बीच वाला दरवाज़ा धमक से खुल गया था। ये कैसे खुली हुई आज? महानूर ताजुब से देखने लगी। अलमारी का पूरा दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी निगाह सबसे नीचे वाले हिस्से में रखे हुए टेडी बियर पर गई। ये तो मेरा है, जो डैड लाए थे मेरे लिए। ये शाह के पास कैसे? ये कहकर इसने साड़ी बेड पर रखी और टेडी बियर उठा कर देखने लगी। मेरी गुड़िया, ये भी शाह के पास थी और मुझे लगा कामरान भाई ने छुपाया है। मैं कितना लड़ी थी इसके पीछे। महानूर गुड़िया को हाथ में लेकर हैरत से बोली। मेरा ब्रेसलेट, मेरा कैलकुलेटर, मेरा सेल, मेरी चूड़ियाँ, मेरी ज्वेलरी। वो जितना अलमारी का सामान देख रही थी इतना हैरत की गोते खा रही थी। इस अलमारी में मौजूद हर चीज़ शाहनजीब के इश्क की दास्तान खुद बयान कर रही थी। एक पूरा फ़ोटो एल्बम जो सिर्फ इसकी तस्वीरों से भरा हुआ था। देख, वो मुस्कुराने लगी। इसके नम आंखें हो गई थी। मेरी किताब जो इस दिन लाइब्रेरी से गायब हो गई थी, शाह की तस्वीर जो इस रात में देख रही थी, शाह उसे भी उठा लाया। महानूर मसरत भरे लहजे में एक एक चीज़ को देखकर बोल रही थी। मेरी झुमकी जो सबा भाभी की मायू वाले दिन गायब हो गई थी। महानूर हैरत से इस झुमकी को देखते हुए गोया हुई। मोमबत्ती, शाह मोमबत्ती तक उठा लाया था? वह हैरत से मुस्कुराते हुए बोली। मेरी पोनी, मेरा कैचर। वह मुस्कुराते हुए एक एक चीज़ को देखते हुए बोली। भाई पानी। शाहनजीब कमरे में ऐलान करता हुआ दाखिल हुआ था, पर जैसे ही महानूर पर नज़र पड़ी और अपनी खुली हुई अलमारी पर, वो सख्ती की कैफियत में आ गया। समझ नहीं सका कि क्या करे। कब से शाह? महानूर हैरत भरी निगाहों से देखते हुए इस्तफसार करने लगी। जब से तुम्हें पाजेब पहनकर नाचते हुए दिखा था। शाहनजीब नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है। महानूर सवाल कर रही थी और वो बगैर सोचे समझे बस जो दिल में आता आज पहली बार बोल रहा था। कब? महानूर तहज्जुद से पूछने लगी। शाज़ियापा की शादी पर, शाहनजीब ने जवाब दिया तो महानूर उठकर उसकी जानिब चलती हुई आई थी। कितना करते हो? बड़े इश्तियाक से आंखों में झांकते हुए पूछने लगी। महानूर के इस सवाल पर दीवाना खामोश हो गया, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना दिमाग के पास था न दिल के। ज़िंदगी में शायद सांसें कम ली थी और मोहब्बत ज़्यादा की थी। कभी हिसाब ही ना लगाया कि कितना चाहता है उसे। बस इतना जानता था कि हर सांस पर इसका नाम है, हर लम्हा इसी की चाहत में गुजारा है। कितना करते हो शाह? वो फिर से मज़ीद करीब आकर पूछने लगी। वो जानना चाहती थी कि कितनी मोहब्बत छुपाए बैठा है वो अपने दिल में, इसलिए दीवानगी तो देख ही चुकी थी, बस इसके मुंह से सुनना चाहती थी। बोलो ना शाह, कितनी मोहब्बत करते हो? वो इसके खूबसूरत चेहरे पर अपना नाजुक सा हाथ रख कर बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से इसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रही थी। मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ बचपन से एक मर्ज़ में मुब्तला हूँ और इस मर्ज़ की दवा तुम हो। शाहनजीब की आंखें भी नम थी। इसके अल्फाज इसके दिल की सच्ची तर्जुमानी थे। इसके कहे पर लफ्ज़ में मोहब्बत थी, मोहब्बत झलक रही थी। इसकी आंखें इस कदर मोहब्बत से लबरेज थी कि महानूर रोने लगी। शहजाद इसी वक्त नहा कर निकला था। मर्ज़ इश्क की दवा तुम हो, सिर्फ तुम। शाहनजीब बड़ी मोहब्बत और दीवानगी से उसे तकते हुए कह रहा था।
शहजाद की नज़र भी इसकी खुली हुई अलमारी पर पड़ी जिसमें सारा सामान महानूर का था। वो बुरी तरह चौंका था। महानूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साड़ी लेने भेजा था, इस पर कढ़ाई करने थोड़ी। शमशा बेगम महानूर को देर हो जाने के सबब खुद ही चली आई थी और उसे देखकर कहने लगी। महानूर ने इन्हें देखते ही फौरन अलमारी का दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया था। चाची बस में ला रही थी। महानूर की आवाज़ भरी भरी मालूम हो रही थी। तुम रो रही थी क्या? वह आइब्रो झुकाकर फिक्रमंद होकर पूछने लगी। नहीं, वो कुछ नहीं। इसे समझ ही नहीं आया कि वो चाची को क्या जवाब दे, इसीलिए बगैर कुछ बोले ही चली गई। ये ऐसे क्यों चली गई? वो उलझकर पूछने लगी थी। अम्मी छोड़े, ये ले आपकी साड़ी। शाहनजीब तो अभी तक बुत बने खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। इसीलिए शहजाद ने साड़ी बेड से उठाकर अपनी वालिदा की जानिब बढ़ा दी। तुम भी यहाँ मौजूद हो? वह हैरत से बोली। हाँ, मैं नहा रहा था शाह के वॉशरूम में। शाह, तुम ठीक तो हो? शहजाद ने अपनी वालिदा के जाने के बाद जब शाहनजीब को अभी तक किसी कैफियत में देखा तो इसका बाजू झिंझोड़ते हुए पूछने लगा। भाई, मैंने गुनाह किया है। मुझे शारिक को अगवा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं सोचा कि बड़े अब्बू पर क्या गुजरेगी। मेरी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने मानू को यतीम बनाया। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ भाई, पर यह बताने की हिम्मत नहीं मुझ में कि इसका सब कुछ छीन लेने वाला और कोई नहीं मैं था। मैं इसे पाकर खोने से डरता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी उसके सामने खुली किताब बन गई तो अब मैं मज़ीद खौफ में मुब्तला हो गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे कैसे बताऊँ अपना क्या किया हुआ गुनाह। अगर मेरा कारनामा जानने के बाद वो मुझे सिर्फ सज़ा देने के लिए मुझसे दूर चली गई तो? मैं मानता हूँ मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, पर सज़ा में और सज़ाए मौत में फ़र्क हुआ करता है। इसकी ज़रा सी बेरुखी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसे हमेशा के लिए खो देना तो मेरे मौत के बराबर है भाई। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। शाहनजीब आज पहली बार ज़िंदगी में खुली हुई किताब की मानींद था। जिसका महबूब जान गया था कि उसके पीछे कितना दीवाना है। वो सज़ा का हक भी महबूब के पास था, जो चाहे सज़ा दे सकती थी। इसीलिए शाहनजीब आज और ज़्यादा फिक्रमंद और रंज में डूब गया था। इसे खौफ लाहक था कि अब इसकी सज़ा कहीं महानूर की दूरी की सूरत ना मिले। शहजाद के सीने से लगकर अपना हाल बयान कर रहा था। शाहनजीब की आवाज़ इसका हाल बयान करने के लिए काफ़ी थी। वो जानता था कि शाहनजीब झूठ नहीं बोल रहा, वो वाकई डर रहा है महानूर की जुदाई से। शहजाद ने शाहनजीब को अपने सीने से लगे रहने दिया। महानूर अपने कमरे में आकर सीधे होकर बेड पर लेट गई। उसे अभी तक अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। शाहनजीब के साथ गुजारा एक एक लम्हा उसके सामने तस्वीर की तरह घूम रहा था। महानूर के चेहरे से आज मसरत की जाम बट रहे थे। वो मुस्कुराने लगी थी, खुश हो रही थी। 2-3 लम्हे बाद मिरर के सामने खड़ी हो गई। क्या वाकई मैं इतनी हसीन हूँ कि वो मुझे बचपन से चाहता है? कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है? पर वो चाहता है, और वो भी सिर्फ मुझे। यानी जो गाना गाता था वो सिर्फ मेरे लिए था। वो खुद की हुस्न पर इतरा रही थी। शाहनजीब की मोहब्बत भरी निगाह याद आई तो खुद से ही शर्माने लगी। अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर, शाम मुझसे मोहब्बत करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। कोई तरस खाकर उसने शादी नहीं की थी। वो तो दीवाना है मेरा, ये कहकर अपनी खुशकिस्मती पर इतरा रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई। दादू के तो कामरान को नमाज पढ़ता देख चौंकी थी। कामरान भाई और नमाज? महानूर उसे देखकर हैरत से बोली थी। वो भागती हुई किचन की जानिब आई। सारी ख़वातीन वहाँ मौजूद थी। कोई बैठा हुआ था तो कोई खाना पका रहा था, कोई बातों में मसरूफ़ था। आसमा, कामरान भाई नमाज पढ़ रहे हैं। महानूर ने आसमा को देख हैरान कुन खबर दी तो सब महानूर को हैरत से देखने लगी। पागल हो गई हो क्या? कामरान और नमाज? वो साल में सिर्फ 2 नमाज़ें अदा करता है, वो भी ईद की। वो आज कैसे नमाज पढ़ सकता है? आसमा ने हैरत से कहा था। उसे महानूर की बात पर ज़रा सा भी यकीन नहीं आया। मैं सच बोल रही हूँ, चाहो तो खुद जाकर देख लो। महानूर के ऑफर करते ही सारी ख्वातीन 8वां अजूबा यानी कामरान को नमाज पढ़ता देखने चल पड़ी। आसमा, रोमैसा, सादिया, भाभी, सानिया, शाजिया और खुद महानूर उसे नमाज पढ़ता हुआ देखने लगी। ये तो वाकई नमाज पढ़ रहा है। रोमैसा के मुंह से बेसाख्ता निकल गया था उसे नमाज पढ़ता देख। उसे बुखार तो नहीं हो गया कहीं? भाभी ताजुब की वजह से बोली। ये तो बुखार में भी नमाज नहीं पढ़ते। महानूर फ़ौरन ही भाभी की बात का जवाब दे उठी थी। क्या? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग सब मुझे? कामरान सलाम फेरने के बाद इन्हें अपने आप को घूरता हुआ देख आइब्रो झुकाकर इस्तफसार करने लगा। तुम नमाज कब से? सानिया हैरानी से पूछने लगी। मुसलमान हूँ मैं भी, वो सरसरी सा उन्हें देख कर जताते हुए बोला। वो तो पैदाइशी हो, पर नमाज? सानिया ने फिर हैरत से पूछा। क्यों? मैं अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को नमाज पढ़ते हुए? अब जाएं, मुझे नमाज पढ़ने दे। इसने झुंझलाते हुए कहा तो सब इसके घूरने की वजह से मुस्कुराते हुए चले गए, सिवाय सादिया के। क्या
तुम्हारे लिए नहीं पढ़ रहा, अगर दुआ में मांगना भी होगा तो तुम्हें नहीं मांगूंगा, तुम्हारी खुशियाँ मांगूंगा। ये कहकर वापस नीयत बांधने के लिए खड़ा हो गया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, सादिया कहकर बेरुखी से अपने कंधे उचकाते हुए वापस आ गई थी। अरे क्यों ना हम सब पीली साड़ी पहने आज। भाभी ने आइडिया दिया तो सब फौरन मान गए। आज मेहंदी थी सबा की, पर इसके लिए तो बाजार जाना पड़ेगा। आसमां थके थके अंदाज में बोली, तो क्या हो गया, चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। माँ रेशम और सबा को फ़ोन करके बता दो कि वो भी पीली साड़ियाँ पहने। रोमैसा आपा ने कहा, पर मुझे तो साड़ी पहनना नहीं आता। सानिया फिक्रमंद होते हुए बोली, कोई बात नहीं, राहिल पाजी को आता है, क्यों मानूं। आसमां ने हंसते हुए महानूर के हाथ पर ताली मारी थी। ओहो, पूरा रोमांटिक सीन होगा, जैसा ड्रामों में होता है। राहिल पाजी साड़ी बांधेंगे, सानिया बाजी शर्माएंगी। अल्लाह कोई आ जाएगा राहिल। महानूर ने खड़े होकर सानिया की नकल उतारते हुए कहा, तो थोड़ा घबराए हुए अंदाज में, जिस पर सब हंसने लगे। मानू की बच्ची। सानिया ने उसे कशन मारते हुए दांत पीसे थे। चलो फिर मार्केट चलें। शाजिया बोली, सब जाएंगे तो फिर घर के काम कौन करेगा। एक काम करते हैं सानिया, मैं और आसमां मार्केट चले जाते हैं और आप सब घर के काम संभालो। भाभी ने कहा तो सब राजी हो गए। दादू वलीद, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए अपने कमरे में लेकर आया हूँ। शहजाद ने सोफे पर बैठते हुए कहा, कोई अहम बात है। दादू ने ताज्जुब होकर पूछा। हाँ बहुत अहम। शहजाद खामोश हो गया था। बताओ क्या। वलीद बेसब्र होकर बोला था। देखिए, शाहनज़ीब महानूर से कितनी मोहब्बत करता है, ये बात हम तीनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सोचा है कि शहजाद कहकर खामोश हुआ। एक लंबी सांस मुंह से खारिज करने लगा। क्या सोचा है। वलीद ने सीधा बैठते हुए पूछा था। यही कि हम सब पुरानी बातें भूल जाएं। मेरी नज़र में शाहनज़ीब महानूर से मोहब्बत करता है और महानूर शाहनज़ीब से। बड़े अब्बू भी महानूर की खुश देखना चाहते थे और महानूर की खुशी शाहनज़ीब के साथ रहने में। क्या मिलेगा हमें सारी बातें महानूर को बताकर, सिवाय इसके कि वो खुद भी तकलीफ़ में मुब्तला होगी और शाहनज़ीब को भी कर देगी। बेहतर यही है जो जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। क्या मिल जाएगा महानूर को ये जानकर कि शाहनज़ीब ने शारिक को अगवा किया था। कुछ भी नहीं, वो खुद भी शादी नहीं करना चाहती थी। बस शाह का तरीका गलत था, पर इरादा वो कभी ना गलत था। दादू प्लीज़, मैं आपसे शाह की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, इसे माफ़ कर दें। शहजाद ने जब इल्तिजाई अंदाज में कहा तो वलीद इंतहा खुश हो गया। मुझे मंजूर है, मैं ज़िंदगी भर के लिए अपना मुँह बंद रखने के लिए तैयार हूँ। वलीद मसरत भरे लहजे में गोया हुआ, जबकि दादू गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ दादू, आपको नहीं लग रहा कि हमारी खामोशी में ही शाह और महानूर की खुशी है। शहजाद ने पूरी उम्मीद नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा, पर यह महानूर को अंधेरे में रखना होगा, जो गलत है। दादू ने इख्तलाफ किया शहजाद की बात से। बात अब सही गलत की नहीं रही, अब बात ज़िंदगी को आबाद रखने की है। आपको क्या लगता है जब महानूर सब जान जाएगी तो खुश होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। महानूर की खुशी अंधेरे में ही है, इसे ख्वाबों की दुनिया में रहने दे। वो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है, अब अच्छा यही है कि वो कुछ ना जाने। शहजाद ने उन्हें समझाया था। नहीं, तुम सिर्फ अपने भाई की तरफ झुक रहे हो, दादू कहते हुए खड़ी हो गई। शाह ने कोई एहसान नहीं किया है महानूर को अपनाकर, बल्कि वही मुजरिम है। इसकी मोहब्बत नुमा दुश्मनी आज महानूर को ये दिन दिखा रही है। दादू ने सख्त लहजे में कहा था। ठीक है, आप बता दें महानूर को जाए, क्योंकि मैं अब शाहनज़ीब पर इस मामले में सख्ती नहीं करने वाला। मुझे यकीन है वलीद भी मेरे साथ है। दादू मेरी बात को समझने की कोशिश करें। महानूर मेरी बहन है और एक भाई होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि इसका घर बसा रहे। प्लीज़ इस बात को समझें, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये गलत फैसला शाहनज़ीब की जान ले लें, क्योंकि मैंने खुद इसकी दीवानगी देखी है, इसका जुनून देखा है। अगर वो कह रहा है कि वो महानूर की दूरी और नफ़रत नहीं सह सकता, तो इसका मतलब है वाकई नहीं सह सकता। मैंने खुद इसे महानूर को कहते सुना है, मर्ज़ इश्क की दवा तुम हो। शाह जी नहीं जी सकता महानूर के बगैर। अगर वो मर गया तो घर में एक नहीं दो जनाजे उठेंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानती हैं, तो महानूर भी नहीं जी सकती शाह के बगैर। शाहनज़ीब के सर तो एक कत्ल का गुनाह है, आपके सर पे तो दो होंगे। शहजाद का कहना था कि दादू उसे हैरत से देखने लगी। आज वो शहजाद नहीं दूसरा शाहनज़ीब लग रहा था। ये कहकर वो चला गया। दादू शहजाद ठीक कह रहा है, आज इस सच का क्या फ़ायदा जो दो मियाँ बीवी को अलग कर दे। इसका छुपा रहना ही बेहतर है। वलीद अपनी राय देकर चला गया था। सबा का पूरा घर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। इनके सहन में सारी औरतें जमा थी और सिर्फ घर के मर्द तकरीब में शामिल हुए थे। महानूर मेहंदी लगवा लो, शाजिया आपा बोली थी। आप लगवा ले, मैं अभी थोड़ी देर में लगवाती हूँ। वो शाहनज़ीब का इंतज़ार कर रही थी। सादिया आनी रबाब कह रही थी इसका दुपट्टा पकड़ कर। क्या हुआ बच्चा?
सादिया इसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए इस्तफसार करने लगी। ये ले, ये किसने दिया है? बाहर खड़े हुए अंकल ने और कहा आपको दूं। अच्छा। रब्बाब सादिया को एक कागज़ देकर गई थी। इसे खोला तो इसमें लिखा था, बाहर आकर मिलो सादिया। उसे लगा ये कामरान ने भेजा है, क्योंकि वो काफ़ी देर पहले बाहर गया था इसके सामने और अभी तक वापस नहीं आया। रब्बाब कामरान को अंकल क्यों बोलेगी? वो उलझकर खुद ही पूछने लगी, पर कामरान के अलावा वो कौन हो सकता है? ये सोचकर वो बाहर चली आई। वहाँ कोई शख्स मौजूद ना था, सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वो इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी। हेलो, गाड़ी के पीछे से फरहान निकल कर बोला था। सादिया उसे पहचानी नहीं, इसीलिए अनजानी निगाहों से देखने लगी। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया था। फरहान ये कहकर सादिया का सर से पांव तक जायज़ा लेने लगा। सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। सादिया ने उसे देखते हुए कहा। मैं फरहान। इसने हाथ बढ़ाया तो मिलाने के लिए। कौन? वो ताज्जुब से पूछने लगी। फरहान, बताया तो। वह अपने नाम पर काफ़ी जोर डाल रहा था। ये कहते हुए सादिया को देखने लगा, जो पीली साड़ी में खिलते गुलाब की मानी लग रही थी। सादिया को अपना गोली लगना याद आ गया। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी थी उससे। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वो घबराते हुए पूछने लगी। एक ज़रूरी बात करने। तुम डर क्यों रही हो मुझसे? मैं खा थोड़ी जाऊँगा तुम्हें। फरहान ये कहता हुआ इसके करीब आने लगा। सादिया बिल्कुल वहाँ लगी गाड़ी से चिपक कर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दूर हटो मुझसे। सादिया डरते हुए लहजे में गोया हुई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सादिया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब से देखा है पागल हो गया हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। वो शाहनज़ीब इस काबिल नहीं था कि तुम जैसी हसीन लड़की उसे मिले। ये कहते हुए सादिया के खूबसूरत रुखसार की जानिब हाथ बढ़ाने लगा। डोंट टच मी, ये कहकर उसने ज़ोर से फरहान का हाथ झटक दिया। उफ, मिर्ची हो यार तुम। वो सादिया को देख ठंडी आहें भरने लगा। अब तो और ज़्यादा पागल हो रहा हूँ मैं तुमसे शादी के लिए। फरहान सादिया के इस तरह झिड़क देने पर बजाय दूर हटने के इसके मज़ीद करीब आने लगा। अपनी लिमिट में रहो, समझे? यह कहकर अपने हाथों से इसके सीने पर ज़ोर से हाथ मारते हुए खुद से दूर धकेला। सुनो, फरहान ने तेज़ी से हाथ पकड़ते हुए बोला, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा और मेरा भी। इस शाहनज़ीब ने तुम जैसी हसीन लड़की को 2 साल बड़ी उम्र की लड़की की खातिर छोड़ दिया। तुम चाहो तो इससे बदला ले सकती हो मुझसे शादी करके। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम अगर मुझसे शादी करोगी तो जल कर खाक हो जाएगा वो। तुम्हें भी तो बदला लेना है उससे। सोच लो, हम दोनों की शादी देख तड़प उठेगा वो हरामज़ादा। इस तरह तुम्हारा भी बदला पूरा हो जाएगा और मेरा भी। फरहान ने जब अपने नापाक इरादे सादिया को बताए तो सादिया फ़ौरन से उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मुझे शाहनज़ीब और महानूर को जलाने में या बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सादिया के महानूर का नाम लेने पर फरहान के कान खड़े हो गए। इसे अब इल्म हुआ था शाहनज़ीब की वाइफ का नाम महानूर है, पर मुझे है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं शोर मचा दूंगी, वरना मचा दूँ, पर पहले मेरी बात गौर से। ये कहकर इसने जब सादिया का हाथ मज़ीद ज़ोर से खींचा तो वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ खींची चली आई। कोई है? मदद करो। सादिया ज़ोर से चीखते हुए मदद की पुकार कर रही थी। छोड़ मुझे। इसने अपनी पूरी जान लगाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि घर के अंदर गाने ज़ोरदार आवाज़ में चल रहे थे। इसीलिए सादिया की मदद की पुकार लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चुप, बिल्कुल चुप। बैठो गाड़ी में। फरहान ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बोला था। मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। सादिया ने खुद को इस जालिम से छुड़वाने के लिए ज़ोर से इसके हाथ पर काट लिया। जैसे ही सादिया ने काटा, इसने फ़ौरन चीखते हुए हाथ छोड़ दिया। इसे तेज़ी से अगले ही लम्हे सादिया की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। सादिया भागती पर इसका पल्लू पकड़ लेने की वजह से अपना पल्लू जो कंधे तक था इसे पकड़ कर खड़ी हो गई। पल्लू छोड़ो मेरी साड़ी का। सादिया खौफ से मुब्तला हो गई थी। वो शैतान की तरह हंस रहा था। वो हंस ही रहा था कि अचानक इसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। वो मुड़ा तो उसके मुंह पर जोरदार मुक्का कामरान ने रसीद किया। वह ज़मीन पर जाकर मुंह के बल गिर गया। सादिया की साड़ी का पल्लू भी अब इसके हाथ से छूट गया था। तूने मुझे मारा? फरहान उठकर खड़े होते हुए गुस्से से बोला। अभी मारा नहीं है, सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। मुझे उम्मीद है पूरी फिल्म देखने की ताब तुझ में नहीं होगी। इसका कॉलर पकड़कर घूरते हुए बोला। तेरी तो। ये कहकर फरहान ने जवाबी कार्रवाई में उसे मारा था। कामरान की नाक और होठों से खून निकल आया था इस मारपीट में, जबकि फरहान इसने लहू लहान कर डाला था। अगर आइंदा सादिया के इर्द गिर्द भी नजर आया तो जान से मार दूंगा। ये कहकर उसे ज़मीन पर
पड़ा छोड़ा सादिया का हाथ थाम कर उसके सामने से घर तक ले आया था। छोड़ो मेरा हाथ, मेरी नज़र में तुम भी उस फरहान से कम नहीं हो। वो भी शाहनजीब महानूर के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है और तुम भी। ये कहकर सादिया हाथ छुड़ाकर कदवत भरी निगाह कामरान पर डालते हुए जाने लगी। जी नहीं, मुझ में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अलग बातें तुम देखना नहीं चाहती। मैंने माना कि तुमसे दोस्ती इस नीयत से करने आया था कि तुम शाहनजीब और महानूर से दूर रह सको, लेकिन फिर भी यकीन मानो मैं अपना कमरा तुम्हें नहीं देने वाला था, क्योंकि अपनी चीज़ें शेयर करने की आदत मुझे बचपन से नहीं है। चाहे तो जाकर रोमैसा आपा या आसमा से पूछ लो, मैं तुम्हें कमरे से निकालने ही आ रहा था, पर ना जाने क्या हो गया मुझे तुम्हें नमाज़ पढ़ता देख दिल हार बैठा था। मैं नहीं जानता क्यों इतनी अच्छी लगी हो तुम मुझे। मैं सिर्फ इतना इल्म रखता हूँ, मैं शाहनजीब महानूर से तुम्हें दूर नहीं कर रहा था, बस तो मैं तुम्हें अपने करीब करना चाहता था। अगर सिर्फ ड्रामा कर रहा होता ना, तो तुम्हारे वालिदैन के सामने कभी भी अपनी मोहब्बत का खुला इजहार ना करता। कामरान ने सादिया का बाजू पकड़कर उसे साइड पर ले जाकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से अपनी मोहब्बत समझाने की दोबारा कोशिश की थी। तुम्हारी मर्जी है, अब मेरी ज़िंदगी भर तुम्हारा मुंतज़िर नहीं रह सकता। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो ज़िंदगी भर शाह के इर्द गिर्द उदास होकर घूमती रहो, या फिर इस चाहने वाले का हाथ थाम लो। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे जवाब का। यह कहकर जाने लगा था। इसकी बातों में कोई जादू हो सीधे दिल पर असर कर गई थी सादिया के। रुको, सादिया ने पीछे से आवाज़ लगा कर रुका था। वो खून निकल रहा है तुम्हारी नाक से, अंदर ऐसे जाओगे तो सब सवाल करेंगे। यहाँ बैठ जाओ, पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। इसे कहा तो वो सुनने के बावजूद अनसुनी करके जाने लगा। सादिया ने तेज़ कदम बढ़ाते हुए आकर उसका हाथ पर थाम लिया। सुना नहीं तुमने, पहले खून साफ़ कर लो। इस बार सादिया ने थोड़ा हक जताते हुए कहा तो कामरान उसे शिकवा भरी नज़रों से देखने लगा। ये दिल तुम पर हर वक्त हर लम्हा तड़पाती हो, वो नज़र नहीं आता तुम्हें? वो दिल ही दिल कह रहा था बैठ जाऊँ, सादिया ने कहा। फर्श पर बैठो क्या? कामरान झुंझला कर कहने लगा। नहीं, गार्डन में चलकर बैठते हैं। इसकी आवाज़ में थोड़ी लचक आ गई थी। चलो। इसके साथ वो गार्डन के बेंच के पास मौजूद पानी का फव्वारा लगा हुआ था, इसकी दीवार पर कामरान चढ़कर बैठ गया। फव्वारे से हल्की हल्की बूंदें और इन दोनों पर आ रही थी। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। करो अब, वो इसे देख कर कहने लगा। किससे करूं? मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, सादिया परेशान होते हुए बोली। ये लो, वो अपना रुमाल उसे देते हुए बोला। सादिया इसके होठों से निकलने वाले खून को साफ करने नज़दीक आई तो कामरान को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कामरान सौ जानवारी होते हुए से तकने लगा। इसकी निगाहों की तपिश सादिया अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। इसे हल्का सा कामरान की आंखों की जानिब देखा तो नर्वस हो गई। एक दो लम्हों के लिए तो कामरान की मोहब्बत भरी निगाहों ने सादिया को अपनी जानिब मायल कर लिया। इसका हाथ खून साफ करते करते रुक गया। ऐसे मत देखो, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है मैंने अपनी फीलिंग्स को। फिर मुझसे मत कहना अगर उठा कर ले जाऊं और ज़बरदस्ती निकाह कर लूँ तो। कामरान ने सादिया के चेहरे पर आती हुई लट के कानों को पीछे करते हुए शौक निगाहों से कहा। कामरान सुधर जाओ। सादिया ने उसकी मोहब्बत से लबरेज जज्बात सुनने के बावजूद इग्नोर करते हुए इसके कंधे पर हल्के से धप्पत लगाते हुए कहा। इसे खून साफ किया, फिर कामरान को रुमाल वापस करने लगी। मैं क्या करूँ इस गंदे रुमाल का? फेंक दो। ये कहकर फव्वारी की जो दीवार थी उससे उतर कर जाने लगा। पहले सादिया के दिल में आया फेंक दे, फिर ना जाने दिल में क्या समाई और क्या अजीब सा एहसास दिल में जागा। इसने रुमाल ना फेंका। कहाँ चली गई थी तुम? सादिया आई तो शाजिया फिक्रमंद होकर पूछने लगी। वो आपा वो। सादिया को समझ नहीं आ रहा था क्या बहाना बनाए। अच्छा ये बातें छोड़ो, मेहंदी लगाओ, उन्होंने कहा और खुद जाकर सबा के पास बैठ गई। किसका नाम लिखूं? मेहंदी वाली ने पूछा तो महानूर दरवाजे को तकने लगी। इंतज़ार कर करके थक गई थी वो, ना उम्मीद हो गई थी अब शाहनजीब आएगा। शाहनसीब, इसे कहा तो मेहंदी वाली ने उसकी हथेली पर लिख दिया। इसकी पूरी मेहंदी लग चुकी थी। नहीं आया वो। अब तो इतनी देर हो गई, शायद ना आए। इसने तुम्हें बताया था ना मानूर के आज वो शेरवानी लेने जा रहा है शहजाद भाई के साथ। तो फिर इतनी उदास क्यों हो रही हो? घर जाकर दिखा देना उसे अपनी मेहंदी। वो अपनी उदासी को कम करने के लिए खुद ही से हम कलामी कर रही थी। खुद को इतना समझाने के बावजूद भी दिल की उदासी थी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उदास होकर अपनी मेहंदी देखने लगी। दिल को बड़ी चाहत थी कि जिसके नाम की मेहंदी लगाई है सबसे पहले वही देखे। वो उदास होकर अपनी मेहंदी देख रही थी कि अचानक पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई और गिटार बजने की आवाज़ कानों की समाज से टकराने लगी। ये धुन इसका दिल अच्छी तरह जानता था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मानूर जान गई थी वो आ गया है जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। गिटार की आवाज़ पूरे लॉन्ज में गूंज रही थी। फिर अचानक एक सफ़ेद लाइट महानूर पर पड़ी।
वो इधर उधर देखने लगी। एक शहर था जो इसके आते ही छा गया था, मानो अपने साथ एक हसीन दुनिया ले आया हो। इसमें सारे एहसास जादुई थे। पूरा माहौल पर कशिश बन गया था। उसे सिर्फ धुन की आवाज़ आ रही थी। शाहनजीब कहीं नजर नहीं आ रहा था। महानूर खड़ी हो गई थी अपनी जगह से। वो बीच लॉन्ज में आकर खड़ी हो गई तो सफ़ेद लाइट इस पर टिक गई। तुम मुझे सोच कभी, यही चाहत है मेरी। मैं तुझे जान कहूँ, यही हसरत है मेरी। मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तू किसी और को चाहे कभी ये खुदा ना करे, तू किसी और को चाहे कभी ये खुदा ना करे। शाहनजीब अंधेरे को चीरते हुए इसके सामने आया तो हैरत से उसे देखने लगी। महानूर के दोनों हाथों में उसी के नाम की मेहंदी थी और वो महानूर के वजूद के गिर्द घूमते हुए गा रहा था। शाहनजीब आंखों ही आंखों में महानूर को बता रहा था कि कितनी हसरत है उसकी मोहब्बत की उसे। महानूर अपने वजूद से इसकी ना हटने वाली निगाहों की तपिश की वजह से मुस्कुराने लगी थी। महानूर शर्मीली शर्मीली सी लग रही थी। वो जाने लगी शर्माते हुए तो शाहनजीब रास्ता रोक कर गाने लगा। मेरी महरूम मोहब्बत का सहारा तू है, मैं जो जीता हूँ तू जीने का इशारा तू है। अपने दिल पर तेरा एहसान लिए बैठा हूँ, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तो किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे। महानूर जाने लगी थी मारे हया के। इसका चेहरा गुलाबी हो गया था, पर शाहनजीब ने ना जाने दिया। इसी बड़े प्यार से तकते हुए गाने लगा। ऐसा लग रहा था वो दोनों किसी और दुनिया में हो, मानो उस रूह से रूह का नाता। अपनी मोहब्बत इस पर लुटा कर अपने अरमान पूरे कर रहा था। आज जानता था कि जो मेहंदी महानूर ने लगाई है वो इसी के नाम की है। दिल में मसरत भरी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो सफ़ेद रंग की टी शर्ट और इस पर डार्क नीले रंग की जैकेट पहने हुए था और काली जीन्स ज़ेब तन थी। बहुत हसीन लग रहा था वो। इसके हुस्न को दोबारा इसके चांद से चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट कर रही थी। से यू लव मी, आई वेट हिम फॉर यू। प्यार में शर्त कोई हो तो बता दे मुझको। वो आईब्रो झुकाकर पूछ रहा था तो महानूर मुस्कुराते हुए नफ़ी करने लगी। सबकी निगाहों का मरकज़ थे दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे चांद और सूरज की जोड़ी हो। अगर खता मुझसे हुई तो बता दे मुझको। शाहनजीब अपना एक कान पकड़कर अपनी खता की माफ़ी मांग रहा था जिसने इतनी देर से उसे इंतज़ार करा के रखी थी। महानूर बहुत खुश थी। आज ये गाना वो बचपन से सुनती आई थी, पर महानूर इस बात से वाकिफ़ ना थी ये गाना खुद इसके लिए वो दीवाना गाता है। तो महानूर इसका हाथ पकड़कर फिर से नफ़ी करने लगी। जान हथेली पर मेरी जान लिए बैठा हूँ। अब गिटार उतार कर साइड में रखा शाहनजीब ने। मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तो किसी और को चाहे कभी ये खुदा ना करे। खुद घुटनों के बल के सामने बैठ गया। सब बिल्कुल अंधेरे में थे और सफ़ेद लाइट सिर्फ शाहनजीब और महानूर पर थी। इसे अपनी जेब से एक लाल रंग का बॉक्स निकाला था। इसे खोला तो इसमें एक निहायत नाजुक सी अंगूठी थी जो सफ़ेद डायमंड की थी। याद है एक बार मैंने एक शेर अधूरा छोड़कर चला गया था और तुमने छत पर आकर शिकवा किया था कि मैं क्यों छोड़ आया। सानिया बाजी क्या सोचेगी? तो बोल लो। सानिया बाजी भी यहाँ मौजूद है और बाकी सब भी। आज इस शेर को पूरा करता हूँ। शाहनजीब इसे दीवानों की तरह देखते हुए कहने लगा। बस एक माफ़ी हमारी तौबा हो जो अब हम सताए तुमको। लो हाथ जोड़े, लो कान पकड़े और कैसे मनाए तुमको। सच बताए तो गुस्से ने और भी दिलकश बना दिया तुम्हें। मन को तो सोचती है और गुस्सा दिलाए तुमको। सच बताओ, क्या अब भी मेरी नज़रों के तकाजे से हो बेखबर तुम? हमें प्यार है तुमसे पगली और कैसे बताए तुमको। शाहनजीब का शेर कहना था कि सब तालियां बजाने लगे थे। महानूर की आंखें खुशी के मारे झिलमिला उठी थी। शाहनजीब ने औरों की तरह इसका हाथ नहीं मांगा था, बल्कि हक से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई थी। इसका अंगूठी पहनाना था कि महानूर और रोमैसा की आंखें भर आई थी। पूरे घर की लाइट ऑन हो गई। शाहनजीब महानूर के बराबर में खड़ा हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो मंगनी करना। रोमैसा आपा सबसे पहले आकर उन्हें मुबारकबाद दे रही थी। कहाँ जा रही हो? पहले मुझे मेहंदी तो दिखा दो। मुबारकबाद देने के बाद सब खाना खाने लगे तो महानूर आसमां के कहने पर मेहंदी का टोकरा उठाए किचन में जाने लगी कि रास्ते में ही उसका हाथ अनजानी गिरफ्त में था और इसने इतनी ज़ोर से खींचा था कि महानूर उसके सीने से आ लगी थी। जान निकाल दी थी तुमने मेरी। वो इसे देखकर गहरा सांस लेते हुए अपने दिल पर हाथ रख कर बोली, बहुत प्यारी लग रही है,
पता है मुझे बहुत अरमान था तुम्हारे हाथ में अपने नाम की मेहंदी देखने का। शाह नजीब इसका हाथ पकड़कर बोलने लगा था, जबकि महानूर की नज़र इसकी टोकरी पर थी जो इसके हाथ से शाह नजीब के खींचते वक्त गिर गई थी। ओहो शाह, क्या किया तुमने? मुझे बहुत डांट खानी पड़ेगी आसमां से, महानूर टोकरी की वजह से परेशान होते हुए बोली। शाह नजीब मुस्कुरा कर इसके बालों को कान के पीछे करने लगा और बासानी महानूर के कान से बूंदा उतार लिया। मैं कुछ बोल रही हूँ, अब छोड़ो मेरा हाथ और ये सारा सामान उठाओ, तुम्हारी वजह से मुझे डांट खानी पड़ेगी। महानूर इसे हाथ छुड़ाकर फर्श पर बैठते हुए बोली। शाह नजीब ने मुस्कुराते हुए इसका बूंदा अपनी जेब में डाल लिया, जिसकी महानूर को ज़रा भी खबर ना हुई। अब मुस्कुरा क्या रहे हो? चलो मेरे साथ उठाओ, वरना आसमां या कोई और आया तो मैं कह दूंगी कि तुमने गिराई है ये टोकरी। महानूर उसे आंखें दिखाते हुए भरम से कहने लगी। तुम बचपन से यही करती आई हो, गलती खुद करती हो और इल्ज़ाम मुझ पर डाल देती हो, तो अगर आज भी करोगी तो कोई नई बात नहीं होगी। खुद भी भरम से कहता हुआ बैठ गया। महानूर मिठाई प्लेट में सजा कर बाहर ले आओ। आसमां की आवाज़ पर महानूर तेज़ी से किचन में की जानिब बढ़ी, मिठाई निकालकर प्लेट में सजाने लगी। शाह नजीब भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया था। शाह क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। शाह नजीब ने महानूर का हाथ पकड़ लिया था जिसमें मिठाई थी और इसके हाथ से खाने लगा। वो घबरा कर बाहर की तरफ देख रही थी कि कोई आ ना जाए। बहुत मज़ेदार है। शाह नजीब इसके हाथ से पूरी मिठाई खाने के बाद मुस्कुराता हुआ कहने लगा। उसकी निगाहें रोमानियत टपका रही थी। महानूर छनप गई थी, इसके गुलाबी गाल मजीद गुलाबी हो गए थे। ये देख शाह नजीब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर आई। शाह नजीब कमरे में दाखिल हुआ अपने तो इसे पहले ही वहाँ मौजूद पाया। सांसें रुक गई थी उसे देखते ही। ये इल्म था कि वो शरारे में मलबूस होकर खूबसूरत लगेगी, पर इस कदर के आंखें झिलमिला जाएं, ये खबर ना थी। लगा एक लम्हे के लिए सांस थम जाएगी। ऊपर से जालिम हसीना ने कैचर किए हुए बाल भी शाह नजीब के आते ही खोल दिए। जुल्म की इंतहा थी आज इस दीवाने पर। महानूर इतनी हसीन लग रही थी कि वो नज़रें हटाना तो दूर, पलकें झपकाना भूल बैठा था। कैसी लग रही हूँ? महानूर इसके करीब आकर पूछने लगी थी, जबकि आंखों में इसके जवाब मौजूद था। फिर भी अनजान बनकर मुस्कुराते हुए इस्तफसार करने लगी। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। दादू ये कहकर कमरे में आई थी। महानूर, ये किसका शरारा है? उन्होंने महानूर को शाह नजीब के लाए हुए शरारे में देखकर पूछा था। वो दादू, ये शाह की अलमारी में था, मैंने सोचा मेरे लिए लाया होगा, इसीलिए ट्राई कर रही थी कि शाह अचानक से आ गया। इसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया था। शाह तुम लाए हो ये महानूर के लिए? दादू अब शाह नजीब से मुखातिब होकर पूछने लगी थी, जबकि वो तो अभी भी हुस्न यार के हुस्न हसीन में मगन था। महानूर मुस्कुराने लगी थी नज़र झुकाकर, जब देखा कि दादू इससे सवाल कर रही है और वो है कि बस महानूर को टकटकी बांधे देखे जा रहा था। शाह मैं कुछ पूछ रही हूँ, उन्होंने जब शाह नजीब के बाजू को झंझोड़ कर कहा तो आवाज़ में वो लौटा था। दादू आप यहाँ? वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। अपनी वाइफ से नज़रें हटाओ और मेरे पास आकर बैठो, उन्होंने टोकते हुए कहा और बजाय बेड पर बैठने के चेयर खिसका कर बेड के पास आकर ली और बैठ गई। मैं आप लोगों के लिए चाय लाऊं? महानूर ने पूछा था। नहीं, तुम भी आकर बैठो, उन्होंने कहा तो वो दोनों बेड पर आकर बैठ गए। शाह मैंने बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि वक्त आ गया है कि तुम, उन्होंने इतना ही कहा था कि शाह नजीब को लगा कि वो महानूर को सब बताने आई है। वो डर कर महानूर को देखने लगा कि तुम अब महानूर की रुखसती ले लो। इनका ये कहना शाह नजीब की उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ था। क्या? वो बेयकीनी से कैफियत में हैरत से पूछने लगा। हाँ, अब रुखसती ले लो शाह, मेरी महानूर की। उन्होंने इस बार शाह नजीब का हाथ पकड़कर महानूर के हाथ उसे थमाते हुए कहा तो महानूर मुस्कुराकर शाह नजीब को देखने लगी, पर वो जो बोलना चाहता था दादू बिन कहे भी समझ गई थी। सब भूल जाओ शाह, अभी वक्त नई करवट ले रहा है और इस वक्त तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे हमसफ़र बन सकते हो, उन्होंने कहा तो महानूर शाह नजीब को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगी। बोलो शाह, अपनाओगे मेरी पोती को, थामोगे उसका हाथ? उन्होंने पूछा तो वो बहुत खुश हुआ, लगा जैसे कोई सुनहरा ख्वाब देख रहा हो, क्योंकि दादू से ज़्यादा मुखालिफ इससे इस रिश्ते की किसी ने नहीं की थी और आज वही बोल रही थी अपना लो महानूर को। वो आशिक, वो दीवाना, वो मजनू आज फूले नहीं समा रहा था। मुस्कुराते हुए दादू के सीने से लग गया। दादू को महसूस हुआ कि वो रो रहा है इस लम्हे, पर मर्द है इसीलिए आंसू छुपा रहा है। महानूर शाह ने तो हाँ कर दी। अब अपनी बताओ, मेरा इतना लायक, खुशियार, ज़हीन, नेक, परहेजगार, अपनों पर जान छिड़कने वाला पोता तुम्हें मंजूर है? उन्होंने अब महानूर से पूछा था, जिसके जवाब में वो भी शाह नजीब की तरह उनके सीने से लग गई थी मारे खुशी के। ठीक है,
अब तुम दोनों की रुखसती की तकरीब भी शहजाद और सबा के साथ करा दूंगी। उन्होंने कहा तो महानूर और शाहनजीब दोनों ही बेयकीनी सी कैफियत में दादू के सीने से हटकर उनका रुखसार हैरत से तकने लगे। क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो दोनों? कोई मसला है क्या? दादू एब्रू चुकाकर दोनों से इफ्तिसार करने लगी। नहीं नहीं, जैसा आप बेहतर समझे। शाहनजीब के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट बिखर आई थी। महानूर, शर्म करो थोड़ी। दादू ने महानूर को टोका था जब उसे शाहनजीब को मुस्कुरा मुस्कुरा कर फिदा होते देखा। ओहो, मुझे ये शर्म वरम करना नहीं आता। महानूर हल्का सा झुंझुलाते हुए दादू को छेड़ने की नीयत से बोली। महानूर, शौहर है तेरा। दादू काफ़ी जताते हुए, हमारे ज़माने में तो मियाँ बीवी किसी के सामने एक सोफे पर नहीं बैठते थे, और एक मेरी पोती है अपने दादू के सामने अपने शौहर को बिगैर पल के झपकाए टकटकी बांधे देखे जा रही है। वो अपना सर पकड़कर बोली तो महानूर मजीद मुस्कुराने लगी। अच्छा दादू, देखिए, ऐसे शर्माऊँ तो अच्छी लगूंगी। यह कहकर अपनी शरारे का दुपट्टा जो गले में था उतार कर सर पर डालकर इतना झुका लिया था कि सिवाय होठों के कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और शौकी से मुस्कुराते हुए बोली थी। महानूर, दादू घूर कर बोली, अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, दूसरी तरह देखें, ये ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। वो चंचल निगाहों से दादू को छेड़ते हुए बोली। दुपट्टा सर पर ओढ़ा और सीधे हाथ से दुपट्टे का एक सिरा पकड़कर नाक तक ले आई। इसका चांद सा चेहरा आधा छुप गया था। इस तरह देखिए। फिर शाहनजीब से मुखातिब होकर, शाह तुम बताओ कौन सा वाला पर्दा करूँ तुमसे, पहले वाला या ये वाला? वो पर्दा किए हुए पूछ रही थी, जिस पर दादू इसके सर पर थपकी मार कर कहती हुई चली गई, मेरी मानो बिल्ली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। खुदा मेरे शाह को हिम्मत व हौसला दे कि वो तुझे संभाल सके। शाहनजीब को इस चुलबुली अदाएं बहुत भा रही थी। वो सौ सौ जान फिदा होए जा रहा था उस पर। दादू के जाते ही इसने दुपट्टा उतार कर वापस गले में डाल लिया था और अपने सारे बाल कमर से हटाकर आगे कंधे पर डालकर सेट कर लिए थे। मानूर के शरारे के ब्लाउज के पीछे का गला काफ़ी गहरा था। इसकी कमर का दूधिया रंग चमक रहा था। वो शाहनजीब के कंधे पर सर रख इससे बिल्कुल लग कर बैठ गई थी। शाहनजीब की नज़र जब महानूर की कमर पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर सेट किए गए सारे बाल वापस कमर पर डाल दिए। क्या? वो ताजुब से बोली। कहीं मेरी नज़र न लग जाए तुम्हें। वो गहरी बोलती नज़रों से उसे देखने लगा। इसकी निगाहों की मोहब्बत महानूर को अपनी जानिब तेज़ी से रागिब कर रही थी। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे इतने प्यार से देखते हो। तुम्हारा देखना मुझे संवार देता है। ये कहकर अपने सारे बाल कमर से हटाकर कंधे पर कर लिए थे। इसकी कही बात शाहनजीब के दिल को मसरत से भर गई थी। इसे मोहब्बत के जज्बे से शर्मसार होकर महानूर की रोशन पेशानी का बूसा लिया। यहाँ आ जाओ, ये दोनों यहाँ हैं। कामरान ने शाहनजीब के कमरे में झांकते हुए बोला था। महानूर फौरन सीधे होकर बैठ गई। मैं चेंज करके आती हूँ। वह हल्के से शाहनजीब के कान में सरगोशी करके चली गई थी। मुबारक को दुल्हे मियाँ। कामरान आकर उसके गले लगा था। वो हटा तो आसमां लगी थी, वो हटी तो रोमैसा आपा, वो हटी तो शाजिया आपा। उन्होंने तो इसकी पेशानी भी चूमी थी। महानूर, कहाँ है कामरान? यहाँ। आसमा कामरान के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए बोली, यहाँ हूँ। महानूर वॉशरूम से बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहने लगी। सब इसके भी बारी बारी गले लगने लगे थे। भाई शुक्रिया। शहजाद कमरे से दाखिल हुआ तो शाहनजीब खुद आगे बढ़कर गले लग गया। शहजाद भी बड़ी गर्म जोशी से अपने भाई के गले लगा। अब तो खुश हो ना? उन्होंने आहिस्तगी से उसके कान में इस्तफसार किया। बहुत। ये सब आपने किया है। आप वाकई बहुत अच्छे हैं भाई। वो भी आहिस्ता से जवाब दे रहा था उनके कान में। ओ भाई, दूसरों को भी मौका दो। वलीद बेसब्रा होकर गोया हुआ। मेरे यार, बहुत बहुत मुबारक हो। वलीद भी बहुत गर्म जोशी से मिला। इसने तो शाहनजीब को गोद में ही उठा लिया था। अरे क्या कर रहा है? दूल्हा मियाँ को गिराएगा क्या? कामरान फौरन ही बोल पड़ा। वलीद नीचे उतार। शाहनजीब भी मुस्कुराते हुए बोला। सब बहुत खुश थे। बहुत बहुत मुबारक हो महानूर। सादिया महानूर के गले लग कर उसे मुबारकबाद देने लगी। ज़बरदस्त यार, अब एक नहीं दो दो दूल्हे निकलेंगे हमारे घर से, और एक नहीं दो दो दुल्हनें हम लेकर आएंगे। कामरान ने खुश होकर ऐलान किया तो सब ओ करके खुश शोर मचाने लगे। अरे शोर कम करो, पूरे मोहल्ले वालों को जगाने का इरादा है क्या? अली भाई आकर सबको खामोश कराते हुए बोले। फिर वो भी शाहनजीब को मुबारकबाद देने लगे। महानूर, चलो जल्दी सामान पैक करो। दादू ने कहा है तुम बड़ी फुप्पू के घर जा रही हो। भाभी ने आकर दादू का पैगाम सुनाया था। ये राहिल सानिया नज़र नहीं आ रहे? शाहनजीब ने उनकी गैर मौजूदगी पर पूछा था। ओ सॉरी, देर हो गई। ये लो मेरे भाई, मैं खाली हाथ नहीं आई इन सब की तरह। सानिया ने आते ही शाहनजीब के मुंह में गुलाब जामुन डाली थी।
बहुत मुबारक हो शाह, राहिल कहता हुआ उसके गले लगा। जैसे ही शाह नजीब हटने लगा, मुबारक हो, तुमने जिस मकसद के लिए डायरी में तब्दीलियां की थी वो आज कामयाब हो गया। राहिल इसके कान में हल्के से कहता हुआ हटा। शाह नजीब ये सुन चौंका। वह हैरत से राहिल के चेहरे को तकने लगा, जबकि राहिल के चेहरे पर इत्मीनानी छाई हुई थी, नजर आ रही थी। इसने आज शाह नजीब को आगाह कर दिया था कि वो इसकी मोहब्बत से ला इल्म नहीं। मानूर, चलो सारा सामान पैक करो, यहाँ क्या खड़ी हो? सानिया ने उसे गुलाब जामुन खिलाते हुए कहा था। मानूर, अब तुम परसों रात को घर में दाखिल होगी, पर इस घर की बेटी नहीं, बहू बनकर। भाभी ने मसरत भरे लहजे में उसे देखकर कहा। अरे अब तो रज्जका भी बड़ा मज़ेदार होगा। एक तरफ शाह मानूर, दूसरी तरफ हमारा शर्मीला कपल शहजाद सबा। आसमां एक्साइटेड होते हुए बोली थी। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। एक बात बताऊं तुम सबको, मैं और अम्मी सिर्फ कल मेरी नहीं शाह नजीब की भी शेरवानी ले आए थे। शहजाद ने ये बताया तो शाह नजीब बहुत खुश हुआ। महानूर चलो, रोमैसा आपा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा था। अलविदा। महानूर निगाहों ही निगाहों में अलविदा कह गई। महानूर को इसकी बड़ी फुप्पू के घर रातों रात पहुंचा दिया गया था। आज रात खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी इस दीवानी को। बस एक रात की और बात है महानूर, फिर तुम मेरे इस कमरे में दुल्हन बन कर आओगी। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। आज जाना है कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल काम है। मुझसे तो परसों का इंतज़ार ही नहीं हो रहा। शाह नजीब बेसब्र होकर इसकी तस्वीर को देखते हुए गोया हुआ। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।